नारी शक्ति इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जागरूकता और जानकारी ये दो ऐसे शब्द हैं जिनकी आधार भूमि पर अगर जिंदगी खड़ी होती है, चलती है, तो बहुत ही खूबसूरती के साथ वो आगे बढ़ती है, आनंद के साथ आगे बढ़ती है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप जानकारी से भरे हुए हैं, जागरूक हैं, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। आप कभी भी हानि नहीं उठाएंगे, हमेशा आप लाभ में रहेंगे। और अगर जानकारी और जागरूकता इन दो शब्दों को हम स्वास्थ्य से जोड़ते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये दोनों शब्द। आज के समय में नई नई तरह की बीमारियां हम सुनते हैं, अलग अलग टेस्ट होते हैं और आए दिन कुछ खतरनाक, कुछ भयंकर बीमारी उसका नाम सामने आ ही जाता है। इसी तरह की एक बहुत ही गंभीर बीमारी है एड्स, HIV एड्स। और इस रोग से संबंधित अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जानकारी और जागरूकता इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि एड्स एक लाइलाज बीमारी है और बचाव ही उसका उपचार है। इसलिए अगर हम इसके बारे में अधिक से अधिक जानेंगे, जानकारी रखेंगे, जागरूक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और सुख के साथ हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है। इसी उद्देश्य के साथ आज HIV एड्स पर बातचीत के लिए हमने आमंत्रित किया है विशेषज्ञ डॉक्टर UC यादव को। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हालांकि प्रचार प्रसार के माध्यम से HIV एड्स लोगों तक ये शब्द पहुंचा हुआ है और बहुत से लोग जानते भी हैं, लेकिन चूंकि आज ये विषय है हमारा और आप विशेषज्ञ हैं तो हम चाहते हैं कि HIV और एड्स इन दोनों के विषय में आप बताएं। जैसा हम सब जानते हैं कि जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें कुछ ना कुछ कारण होता है उसका जी। और यदि हम HIV एड्स की बात करें तो ये एक वायरस है, उससे होने वाली बीमारी है जिसे एड्स कहते हैं। और ये जो एड्स की बीमारी है उस वो होती है जिस वायरस से, उसको कहते हैं HIV जी। तो ये HIV और एड्स दो चीज़ें हैं जिसमें HIV एक वायरस है और उससे होने वाली बीमारी को हम एड्स कहते हैं जी। तो HIV वायरस से होने वाली बीमारी एड्स है और जानना ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी बीमारी का अगर हम कारण जान लेते हैं तो हम सचेत हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये बीमारी होती है, क्यों होती है, क्या कारण है? जी, जैसा कि HIV के नाम से ही पता लगता है, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, यानी एक ऐसा वायरस जो हमारी इम्यूनो डिफिशिएंसी मतलब रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, उसमें कमी लाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। हाँ जी हाँ। और केवल क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स में ही होता है इसलिए हम इसे HIV कहते हैं। अब जब HIV किसी के शरीर में प्रवेश करता है वायरस, तो कुछ सालों बाद, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, धीरे धीरे वो उस व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता जो है, प्रतिरोधात्मक क्षमता को कम करता जाता है जी जी। और जब एक ऐसी स्थिति आती है कि उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता न्यूनतम हो जाती है तो उस स्थिति को फिर एड्स कहते हैं। एड्स कहा जाता है। हाँ। जी जी। और जी और एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। हाँ हाँ। मतलब एक्वायर्ड मतलब जो आपने प्राप्त किया, और आई यानी इम्यूनिटी और डी से डिफिशिएंसी, और सिंड्रोम इसलिए कि सिंड्रोम मतलब ये बहुत सारे लक्षणों का समूह है। अच्छा, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एड्स जो है बहुत सारी बीमारियों के लक्षण का समूह है। तो उस पर तो हम आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं जानना चाह रही थी कि किस तरह से ये रोग फैलता है, किन कारणों से होता है? जी हाँ, जैसा कि कोई भी वायरल बीमारी यदि होती है तो उसके फैलने के कुछ निश्चित कारण होते हैं। यहाँ पर 4 कारण हैं जो प्रमुख रूप हैं से जाने जाते हैं, जो HIV के संक्रमण को फैलाने में कारक होते हैं। पहला कारण है उसमें असुरक्षित यौन संबंध से। दूसरा कारण है ऐसी संक्रमित सुइयों से या संक्रमित इंस्ट्रूमेंट से, इक्विपमेंट से जो पहले संक्रमित हों HIV वायरस से और वो फिर किसी व्यक्ति को दोबारा लगा दिए जाए। तीसरा, यदि संक्रमित रक्त चढ़ा दिया जाए, किसी को रक्तदान की आवश्यकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता है और बिना जांचा परखा रक्त यदि चढ़ा दिया जाए तो रक्त से भी ये हो सकता है। और चौथा कारण है कि यदि कोई गर्भवती स्त्री यदि पूर्व से ही HIV से ग्रस्त है तो उसके होने वाले शिशु में भी ये रोग गर्भावस्था के दौरान या डिलीवरी के समय या उसके पश्चात पहुंच सकता है। तो ये 4 कारण हो गए, असुरक्षित यौन संबंध से, संक्रमित सुइयों से या उपकरणों से, संक्रमित रक्त से और गर्भवती माता से उसके बच्चे में। जी, तो बहुत ही विस्तार से आपने बताया कि 4 कारण हैं HIV एड्स के फैलने के। 4 के अलावा और किसी तरह से ये रोग नहीं फैल बिल्कुल सकता है।
जी नहीं। तो हमारे दर्शकों ने बहुत ही गौर से सुना होगा, जाना होगा। और अब मेरे मन में ये सवाल है कि जब भी कोई बीमारी हमें होती है तो हमारा शरीर कोई ना कोई लक्षण प्रकट करता है। जी जी। तो ये अगर हम HIV संक्रमित हो गए, कोई व्यक्ति HIV से संक्रमित है, तो किस तरह के लक्षण उसका शरीर प्रकट करेगा? कैसे हम समझ लें ज़्यादा गंभीर स्थिति में जाने के पहले ही कि कहीं एड्स की तरफ तो नहीं बढ़ रही है जिंदगी? HIV एड्स, जैसा आपने शुरू में ही कहा कि एक गंभीर बीमारी है, और इसको गंभीर बीमारी या दूसरी बीमारियों से अलग बीमारी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी HIV का संक्रमण किसी व्यक्ति को होता है तो वो व्यक्ति को शुरू में कोई भी लक्षण नहीं होते। अच्छा। और लंबे समय तक ये छोटा मोटा वायरल बीमारी के रूप में ये इन्फेक्शन होकर आगे बढ़ जाता है, और उसकी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो इसलिए कम होती है कि जब HIV वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी वाले जो सेल्स होते हैं, जिन्हें हम WBCs कहते हैं कॉमन भाषा में, या श्वेत रक्त कण कहते हैं, या मेडिकल भाषा में CD4 भी कहते हैं। आम आदमी कहता है हमारी सेना है, हाँ, जो लड़ती है। जी। तो उन पे ये टारगेटेड रूप से काम करता है। अच्छा। तो ये जब वहाँ जाके काम करता है तो हमारे रोगों की लड़ने की जो प्रतिरोधात्मक क्षमता है उसको ये धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाता जाता है। अच्छा। वायरस, जिसे हम कहते हैं कि वायरल लोड बढ़ रहा है, और वो बार बार उनको प्रतिरोधात्मक जो हमारी सेल्स हैं, उनको जो डिफेंस सेल्स हैं, उनको नष्ट करता जाता है। तो एक ऐसी स्थिति आती है जब वायरल लोड मैक्सिमम होता है और हमारी डिफेंस सेल मिनिमम होती है। अब ये स्थिति हर एक व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है, उसकी इम्यूनिटी के हिसाब से हो सकती है। जैसे कि यदि महिला है, एनीमिक व्यक्ति है, या किसी और रोग से ग्रसित व्यक्ति है, तो उसके अंदर ये हो सकता है कि उसको 1 साल 2 साल में HIV संक्रमण के पश्चात फिर लक्षण आ जाएं। हाँ। और कोई व्यक्ति यदि बहुत अच्छी इम्यूनिटी का है तो उसमें 2 साल 4 साल 5 साल या कभी कभी उससे अधिक समय भी लगता है। जब वो HIV संक्रमित तो होता है, दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमण फैला सकता है, जो मैंने आपने कारण बताए उनसे, परंतु उसे कोई मैनिफेस्टेशन या लक्षण या ऐसी कोई चीज उसके शरीर में प्रकट नहीं होती है जिससे हम कहें कि उसे एड्स हुआ है। तो मतलब ये बड़ी खतरनाक स्थिति है कि उस व्यक्ति को खुद भी नहीं पता है कि वो HIV से संक्रमित है और उसे आगे जाके एड्स होने वाला है। और हमारी जो अपनी प्रतिरोधात्मक क्षमता है उसके आधार पर ही हमारी स्थिति बनेगी कि कितने समय के बाद कोई व्यक्ति एड्स से उसके लक्षण आएंगे। यदि किसी को ये पता करना है कि उसे HIV स्टेटस क्या है तो उसे उसके लिए उसका ब्लड टेस्ट ही करवाना होगा। और वो जो ब्लड टेस्ट है वो हमारे यहाँ सभी मेडिकल कॉलेजेस में, सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी मौजूद हमारे केंद्रों में होते हैं, जिसे हम ICTC कहते हैं, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, यानी स्वैच्छिक परामर्श एवं जांच केंद्र। तो इसके अलावा कहीं और जांच नहीं होती क्या? सरकारी क्षेत्रों में तो यहीं पे जांच होती है। वहाँ पर पहले परामर्श दिया जाता है, जो व्यक्ति आता है टेस्ट करने के लिए, फिर उसकी कंसेंट से वो टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद उसको परामर्श के देने के बाद ही उसको रिपोर्ट दी जाती है, चाहे वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। अच्छा, तो उस परामर्श केंद्र में जाकर अपनी जांच कराई जा सकती है। एक बात आपने बीच में भी कही कि WBC जो है वो कम होने लगता है। तो मान लीजिए यूं ही किसी ने ब्लड टेस्ट कराया और बहुत कम उसके WBC की रिपोर्ट आती है। जी मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि ये वो WBC नहीं है कि हमने CBC कराया और उसके अंदर WBC कम आ गए। आप देखेंगे जितने वायरल की बीमारियाँ हैं, बहुत सारी, डेंगू है, दूसरी और वायरल बीमारियाँ हैं, उन सब में वो WBC कम होता है। यहाँ जो WBC होता है वो स्पेसिफिकली CD4 सेल होते हैं। अच्छा, हाँ, मैंने स्पेसिफिकली बोला। ब्रॉड हेडिंग WBC था, पर उसका एक जो पार्ट है CD4 वो स्पेसिफिकली इसमें कम होता है HIV एड्स के मरीजों में। तो मतलब उस तरह से जब आप जांच कराएंगे, पर उसके लिए जरूरत नहीं है, सबसे पहले HIV की जांच करी जानी है। यदि कोई HIV पॉजिटिव होगा, तो फिर धनात्मक होगा, तो ही इस बात की बात आएगी। जब वो HIV नेगेटिव है तो फिर वो कोई रीजन नहीं है। अच्छा, आपने जो बात की कि बहुत देर से इसके लक्षण आते हैं, जी हाँ, कई बार 2 साल 4 साल या 5 साल तक भी नहीं मालूम हो पाता है। अक्सर एड्स की जब बात होती है तो हम विंडो पीरियड, ये एक नाम हम सुनते हैं, ये शब्द हम सुनते हैं। तो विंडो पीरियड क्या है? विंडो पीरियड वो पीरियड है कि जिस व्यक्ति को किसी दिन HIV एड्स का इन्फेक्शन लगा और वो लगने के कुछ सप्ताह पश्चात
उसके शरीर के अंदर वो जो वायरस है उसके कारण कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं, और हम जब HIV का नॉर्मल परीक्षण करते हैं तो हम उन एंटीबॉडीज को पता करते हैं। अच्छा। तो वो HIV वायरस के संक्रमण यानी शरीर में प्रवेश करने से और वो एंटीबॉडीज बनने तक के जो पीरियड है वो 1.5 माह से 3 माह तक जनरली होता है। अच्छा। उस पीरियड को हम विंडो पीरियड कहते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन लग गया और हमने उसका ब्लड टेस्ट भी कर लिया ICTC केंद्र में जाके, फिर भी वो नेगेटिव आएगा। हाँ। इस पीरियड को विंडो पीरियड कहते हैं। और वो संक्रमित कर सकता है किसी व्यक्ति जी को। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसको समझाने के लिए कहता हूँ कि किसी व्यक्ति को 1 जनवरी को इन्फेक्शन लगा जी। तो ये अमूमन लगभग 15 फरवरी तक या करीब करीब 31 मार्च तक वो पीरियड होगा उस व्यक्ति की जिंदगी का। तब यदि वो ब्लड टेस्ट भी करा लेगा तो उसमें हो सकता है कि वो विंडो पीरियड में हो, इसलिए उसका टेस्ट पॉजिटिव ना आए। क्योंकि यहाँ मैं समझाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि HIV एक वायरस है जिसे हम एंटीजन कहते हैं, और वो जब शरीर में जाता है तो हमारे बॉडी में रिएक्शन के कारण एंटीबॉडीज बनती हैं, और हमारे जो नॉर्मल एलाइजा टेस्ट हैं, रैपिड टेस्ट हैं, वो केवल उस एंटीबॉडीज को पकड़ते हैं। हाँ। तो ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। हम अपनी बातचीत को आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल समय है एक अंतराल का। ये है नारी शक्ति, और आज हम चर्चा कर रहे हैं HIV एड्स पर। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर UC यादव। डॉक्टर साहब, अब हम बात करें इसके उपचार के इलाज की। कहा जाता है कि जो एड्स है वो एक लाइलाज बीमारी है, तो किस तरह से उपचार की तरफ हम बढ़ते हैं और क्या संभावना होती है, ठीक होता है मरीज? देखिए, जितनी भी वायरल की बीमारियां हैं जिनमें हमने विजय प्राप्त की, स्मॉल पॉक्स थी जिसे हम चेचक कहते हैं, हाँ। जिसे हमने टीका लगाया और पूरी तरीके से हमने विजय प्राप्त कर ली। लगभग 78, 79, 80 के अंदर एक ऐसी स्टेज आई कि हमने उस पर टीके की वजह से पूरी जीत हासिल कर ली। इसी तरह से दूसरी वायरल बीमारी थी पोलियो, हाँ। जिसका कि बच्चों को हमने बहुत सफलतापूर्वक बार पोलियो की अभियान चलाया और हमने ऑलमोस्ट हमारे देश में तो इसको पूरी तरीके से हरा दिया। परंतु HIV के अंदर सालों से बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी कोई इसका सक्सेसफुल वैक्सीन नहीं आया है, टीका नहीं आया है। तो ये जो हम आप बात कर रहे हैं और हमारे माध्यम से जो हम अपने दर्शकों तक जो बात पहुंचा रहे हैं, ये जो ज्ञान का टीका है, यही नॉलेज का टीका ही इसको विजय प्राप्त कराएगा। और यही रीज़न था कि सन 2000-2001 में जब एड्स कंट्रोल सोसाइटीज़ में काम शुरू हुआ, तब से लगा के आज तक हमारे देश में हमने HIV एड्स को नियंत्रित करने में काफ़ी सफलता प्राप्त की है, और ये केवल ज्ञान से संभव है। तो जब हम इसकी इलाज की बात करें तो हम पहले बचाव की बात करें। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि यहाँ बचाव जो है वो एक नॉलेज वैक्सीन है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। और कहा भी जाता है कि एड्स में बचाव ही उपचार है और ज्ञान का टीका ही काम कर सकता है। इसी उद्देश्य के साथ हमने आज ये विषय रखा है और आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि फिर भी जो इलाज होता है, जो उपचार किया जाता है, इलाज भी ना कहें, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे ICTC या स्वैच्छिक परामर्श एवं जांच केंद्र में यदि कोई व्यक्ति गया और उसका HIV टेस्ट पॉजिटिव आया तो उसको निराश होने की बिल्कुल कतई आवश्यकता नहीं है। ये उसका कोई जिंदगी का आखिरी दिन नहीं है। इसका ऐसा सफलतम इलाज है जिससे कि वो व्यक्ति लंबे समय तक, यदि HIV उसका स्टेटस पता लगा और उसने इलाज आरंभ कर दिया, तो वो लंबे समय तक HIV स्टेटस में ही रहेगा और उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता कम नहीं होगी और HIV का जो वायरल लोड है वो कम होता जाएगा। तो हम उसको एड्स में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसका जो टेस्ट है, इसकी जो जांच है, जितने पहले हो जाए और जितनी जल्दी मालूम हो जाए, उतने ही अधिक समय तक मरीज के जीने की संभावना बनती है। और जैसे ही उसको पता लगता है कि उसे HIV है तो उसको निश्चित रूप से जितनी जल्दी उसका इलाज शुरू कर दिया जाए तो उतनी संभावना बनती है कि वो एक नॉर्मल जीवन जिएगा। जी, तो इलाज में किस तरह से किया जाता है? जी हाँ, हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेजेस में, इसके अलावा गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन में, और इसके अलावा जितने बड़े बड़े हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, सागर है, छिंदवाड़ा है, बालाघाट है, सिवनी है, और भी जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन सब के अंदर 17 ऐसे डिस्ट्रिक्ट टोटल केंद्र हैं। वहाँ पे ART सेंटर्स हैं और हमारे बचे हुए जो हमारे जिला अस्पताल हैं वहाँ लिंक ART सेंटर्स हैं। तो वहाँ पर HIV के व्यक्ति की जांच, CD4 काउंट वगैरह होता है और उसके बाद उसे HIV के लिए ART ड्रग्स दी जाती हैं। ART ड्रग्स का मतलब होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी।
थेरेपी या एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। और ये वो वहाँ पर मौजूद जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल लोग हैं, वो उसके बाकायदा उसको इलाज देते हैं और उन्हें ये एडवाइस करते हैं कि वो एक निश्चित समय पे प्रतिदिन वो दवाई खाए जी। और ऐसे में हजारों मरीजों को जानता हूँ जो लगभग 10 साल से 15 साल से इस दवाई को ले रहे हैं और हमारे समान स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। जी जी, तो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि उपचार की व्यवस्था है, इलाज की व्यवस्था है। मन में ये बात भी आती है कि जो व्यक्ति HIV संक्रमित हो जाता है जी, वो तो बहुत भीतर से कमज़ोर महसूस करता है और लगभग एक डर की स्थिति होती है। तो जो बाकी के लोग हैं, जो समाज में जो लोग हैं, परिवार के जो लोग हैं या उसके जो सहयोगी हैं, उनका रवैया किस तरह का हो? जी हाँ, जो समाज के लोग हैं उन्हें उस व्यक्ति के प्रति जैसा एक साधारण मरीज होता है, बुखार का मरीज होता है, एक दूसरा मरीज होता है, उसी तरीके से उसे ट्रीट करना चाहिए। बहुत सी भ्रांतियां हैं एड्स को लेकर। क्योंकि देखिए, ये कैजुअल कांटेक्ट से होने वाली बीमारी नहीं है जी। ना ये खांसी से होगी, ना सांस से होगी, ना पास में बैठ के बोलने से होगी, क्योंकि हवा में इसका वायरस ज़्यादा देर जीवित नहीं रहता है। अच्छा। तो तुरंत मर जाता है। और इसी तरह से जो साथ में खाना खाने से, साथ में पानी पीने से, जूठा खा लेने से या एक ही घर को उपयोग में लाने से, एक ही बाथरूम यूज़ करने से, स्विमिंग पूल यूज़ करने से, कपड़े यूज़ करने से, इन सब चीज़ों से ये बीमारी नहीं फैलती है। जी जी। ये इस तरह के संक्रमण की या संक्रामक बीमारी नहीं है जो खांसने, छींकने या स्पर्श से फैल जाए। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए या समाज में लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति जो HIV से ग्रसित है, ये किसी तरीके से हमें इस तरह से हमें कोई बीमारी नहीं फैला सकता है। तो उसी वक्त हमारे प्रति एक मन में एक उसके प्रति जो एक घृणा की भावना है वो नहीं आनी चाहिए। क्योंकि उस वक्त उसको प्यार की ज़्यादा आवश्यकता है बनिस्बत इस बात की कि हम उसे एक आइसोलेट करने की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि हमारा व्यवहार बहुत सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। एक सवाल मन में और है कि आपने एक कारण बताया था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर वो HIV संक्रमित हैं तो उनके बच्चों को भी होने की संभावना है। जी, जी। तो क्या इसके लिए कोई दवा शुरू हो सकती है, इलाज संभव है कि उसका बच्चा बचा रह सके इस संक्रमण से? बिल्कुल। जी हाँ, देखिए, जैसे ही किसी स्त्री को ये पता लगे कि वो गर्भवती है तो उसको तुरंत सबसे जल्दी उसको जाकर अपना HIV टेस्ट करा लेना चाहिए। अच्छा। तो जब वो HIV टेस्ट हो जाएगा तो उसको गर्भावस्था के बहुत शुरू के में ही ये पता लग जाएगा, महीने भर में या 1.5 महीने के अंदर, कि यदि वो HIV से ग्रसित है तो उसी वक्त उसका इलाज शुरू कर दिया जाएगा। और इस वक्त लगभग वो जो लंबा ट्रीटमेंट होगा उसका, तो उसके कारण जब पूर्ण गर्भावस्था में जब वो चाइल्ड डिलीवर करेगी तो जो बच्चा है, होने वाला बच्चा जो होगा, उसमें HIV के संक्रमण की संभावना बहुत कम हो जाएगी। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले 40% महिलाओं में HIV ट्रांसमिशन हो जाता था उनके बच्चे में, जिसे हम मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन कहते थे। इसको लगभग 5% तक इस तरीके से कम कर लिया गया है कि जैसे ही किसी गर्भवती स्त्री या एंटीनेटल मदर को पता लगता है कि वो HIV से ग्रसित है तो उसका एक इलाज शुरू कर दिया जाता है और उस इलाज के कारण उसका जो होने वाला शिशु है वो HIV से मुक्त होता है। बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही कोई स्त्री गर्भवती होती है वो अपना HIV टेस्ट ज़रूर करा ले। अगर वो पॉजिटिव होती है तो सुरक्षा की स्थिति बन जाएगी, उपचार इलाज हो सकता है और बच्चा जो है वो इस संक्रमण से बचा रह सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यूँ जो व्यक्ति HIV पॉजिटिव हो जाता है, बहुत दुखद स्थिति तो होती है, लेकिन आप बता रहे हैं कि इलाज के बाद वो बहुत लंबे समय तक सामान्य स्थिति में रह सकता है। तो उसको स्वयं को किस तरह का आचार व्यवहार और जीवन शैली अपनानी चाहिए? खान पान, सोना जागना उठना। जी। एक स्वस्थ जीवन शैली, जैसे कि हम सबके लिए बोलते हैं कि वो अपना संयमित जीवन जिए, संतुलित भोजन खाएं। संतुलित भोजन बहुत महंगा नहीं होता है और नियमित प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें और जितने व्यसन हैं उनसे दूर रहें, तो वो निश्चित रूप से बहुत लंबा जीवन जिएगा। और एक खास बात ये कि वो अपनी जो दवाई लेता है HIV के लिए, ART दवाइयाँ जिसे कहते हैं, वो प्रतिदिन एक निश्चित समय पर ले, और उसमें बीच में गैप ना डाले। कई बार क्या होता है कि मरीज को थोड़ा सा इलाज लेने के बाद दो चीजें होती हैं, या तो उसे बहुत अच्छा लगने लगता है तो वो इसे छोड़ देता है, और या उसको कुछ थोड़ी सी हमारे यहाँ बोलने लगते हैं गर्मी लग गई या हमें घबराहट होने लगी तो वो छोड़ देता है। वो कतई नहीं करना चाहिए। उससे वो अपने स्वयं के लिए तो नुकसान करता ही है, पर साथ में वो दूसरे लोगों के लिए भी नुकसान करता है, क्योंकि वो जो HIV एड्स की जो दवाइयाँ ART ट्रीटमेंट है वो रेजिस्टेंस डेवलप करती हैं। अच्छा। हाँ,
तो अगर वो एक बार छोड़ेगा तो आगे ज़्यादा पावर की दवा लेनी होगी, ऐसा कुछ? अब वो उसको सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं। अच्छा। तो वो और महंगी होती हैं। हाँ, और फिर उसके आगे भी दवाइयाँ आ गई हैं, तो इसलिए हम फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाएं तो बहुत बेहतर है। बहुत अच्छी बात है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई व्यक्ति HIV से संक्रमित है और उसका इलाज हो रहा है तो दिनचर्या उसकी स्वस्थ हो, जीवन शैली स्वस्थ हो और दवाएं बिल्कुल सही समय पर वो लें। और अब मैं ब्लड टेस्ट को, थोड़ा सा ब्लड डोनेशन के बारे में बोलना चाहूँगा कि क्योंकि एक कारण इसमें रक्तदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी है, यानी ब्लड देने से भी किसी को ये हो सकता है। तो यदि हम स्वैच्छिक रक्तदान करें, जो हमारे स्वैच्छिक रक्तदाता हैं, युवा हैं, वो अधिक से अधिक नंबर्स में आके यदि स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं तो हम ये मानते हैं वैज्ञानिक रूप से कि स्वैच्छिक रक्तदान में दिया गया रक्त ज़्यादा सुरक्षित होता है। बिल्कुल। और इसलिए मैं अपने कार्यक्रम में अपने दर्शकों से आह्वान भी करना चाहूँगा कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर अपना रक्तदान करें और वो उनका स्वैच्छिक रक्तदान में दिया हुआ रक्त अधिक सुरक्षित होता है। जी। और चलते चलते बचाव पर बात कर लें, क्योंकि कहा जाता है कि बचाव ही उपचार है। जी। जैसा मैंने 4 कारण बताए थे, तो असुरक्षित यौन संबंध से बचाव का सबसे बढ़िया तरीका है ABC। A मीन्स एब्स्टिनेंट, B यानी बी फेथफुल और C यानी कंट्रासेप्टिव। ये एब्स्टिनेंट से मतलब होता है कि शादी के पूर्व ब्रह्मचर्य, और बी फेथफुल का मतलब ये है कि शादी के बाद अपने पार्टनर से वफादारी रखना। और यदि ये दोनों चीज़ें यदि संभव नहीं है तब हम फिर कंट्रासेप्टिव की बात करते हैं और वो आता है कंडोम। तो ये तो पहले कारण जो है असुरक्षित यौन संबंध का है, उससे बचाव हो गया। यदि हम निडल सिरिंजेस से बचाव की बात कर रहे हैं तो हमें कभी भी संक्रमित की यानी किसी और के द्वारा उपयोग की गई निडल सिरिंज यूज़ नहीं करनी चाहिए। हमारे जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो जनरली निडल को शेयर करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। तो हमेशा फ्रेश डिस्पोजेबल संक्रमित सुइयाँ उपयोग में नहीं लानी चाहिए। हमेशा कोई भी इंस्ट्रूमेंट है विसंक्रमित और फर्स्ट टाइम यूज़ किए हुए होने चाहिए। तीसरा कारण जैसे मैंने अभी आपको बताया ब्लड का, तो यदि हमारे अधिक से अधिक लोग, यदि युवा हमारे स्वैच्छिक रक्तदान करेंगे तो उससे प्राप्त रक्त सुरक्षित होगा और उन्हें लोगों को ब्लड के माध्यम से HIV का संक्रमण नहीं होगा। और चौथा कारण है हमारी गर्भवती माताएं, वो यदि अपना टेस्ट करा लेती हैं तो यदि तो उनको जल्दी पता लग जाएगा तो वो जो होने वाला शिशु है वो उस बीमारी से बच जाएगा। तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और HIV एड्स पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, HIV एड्स पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने सुनी और हमने जैसे कि शुरुआत में भी कहा कि जानकारी और जागरूकता स्वास्थ्य के संबंध में बहुत ज़रूरी है। हमें उम्मीद है कि आपने इस जानकारी को बहुत गौर से सुना होगा। और कहा जाता है कि एड्स जो है उसके संबंध में बचाव ही उपचार है। तो जिस बचाव की उन्होंने बात की डॉक्टर साहब ने, जाहिर है 4 कारणों से एड्स होता है। उन 4 कारणों से अगर हम बच सकें तो हम एक अच्छा जीवन जी सकेंगे, एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। तो शुभकामनाओं के साथ अब इजाज़त दें इस कार्यक्रम से। नमस्कार।